अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी से ट्रक के अंदर फलों की बोरी रखवाओ। तभी पसीने में तरबतर बूढ़ा शंकर पीठ पर पके आम की बोरी उठाकर ला रहा होता है। तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है, जिससे फल का कट्टा छूट जाता है। अरे पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ अखिलेश, मैं ठीक हूँ। बड़ी बेजोड़ की गर्मी है ना, इसलिए माथा चकरा गया। तभी फलों के बगीचे के मालिक मोटा सेठ दोनों को खरी खोटी सुनाना चालू कर देता है। अरे क्यों रे खोसट बुड्ढे, तेरे अंदर एक आम का कट्टा उठाने जितना भी दम नहीं है, मगर दिहाड़ी बाकी मजदूरों जितनी ही चाहिए। बाबूजी को काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हैं जब जमीन पर पड़ा रहेगा या कट्टा उठाकर ट्रक में रखेगा भी? उठ। रख रहा हूँ मालिक। पिताजी आप रहने दीजिए, मैं रख देता हूँ। अरे क्यों रे, क्या तू चौधरी लग रहा है? इस बगीचे का मालिक मैं हूँ। चल शंकर, उठकर रख कट्टा। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में हर पैसे वाले गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। शंकर अखिलेश का परिवार भी आर्थिक गरीबी से जूझ रहा था, जिसके चलते वो गर्मियों के मौसम में मोटा सेठ के ठंडे फलों के बगीचे में 100 रुपए की दिन दिहाड़ी पर काम करते थे। दुखी मन से दोनों दिहाड़ी लेके घर आते हैं। मकान के अंदर कहर बरसाती गर्मी में 2 बेटी, बहू, पोता, पोती, सास पसीने पसीने थे। अजी आ गए आप बाप बेटे, हाथ मुंह धो लो। बाबूजी, अखिलेश जी, खाना लगा दूं? इस घर के अंदर इतना घमस भभका छाया है, मेरी तो भूख मर गई। कितनी बार कहा है गर्मी का मौसम है, थोड़ा जल्दी सांझ से खाना पीना बना दिया कर ताकि घर में थोड़ा ठंडक हो जाए, लेकिन तेरा धंधा पानी बड़ा खराब होता जा रहा है। तुझे लेट सपेट ही खाना पकाना है। अजी बस भी करो, क्यों बेचारी बहू को झाड़ कर बोल रहे हो? खाली पेट में दाना खिलाने का इतना एहसान मत जताओ। माँ, आप भी इसका पक्ष लेकर सविता को सिर पर चढ़ा रही हैं। हम बाप बेटे के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इतनी कड़ाके की चिलचिलाती धूप में हम कोलू और बैल की तरह काम करके कमा कर खिला रहे हैं। थोड़ी तो इज्जत दिया करो हमको। हर एक गरीब परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़े, सारी फसाद की जड़ पैसे की तंगी होती है। शंकर के घराने के हालात भी ऐसे ही थे, जहां खुशहाली जरा भी नहीं थी। सबको झगड़ते देखकर आंसू भरी आंखों से पोता सौरभ कहता है, माँ, पिताजी, दादा दादी जी, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, चुप हो जाइए, मेरा सर दुख रहा है। पूरा परिवार खामोश होकर बैठ जाता है कि कुछ देर बाद, बाबूजी खाना परोसूं? 2 रोटी डाल कर ले आ। सविता पूरे परिवार को पेठे की सब्जी रोटी परोसती है। सब जी मार कर खा रहे थे, जबकि अड़ोसी पड़ोसी की मेज पर खाने के अलावा गर्मी के सीजन के ठंडे फल, पके आम, अनानास, सेब, संतरा, अंगूर, सबका फ्रूट चाट, जूस मौजूद था। वहीं काशी बड़ी बेटी पूनम को रोटी पूछने का इशारा करती है। बाबूजी, अखिलेश भैया रोटी दूं आपको? नहीं, रहने दे छोटी, पेट भर गया इतना स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाकर। ये काशी फल में गुड़ डालकर सब्जी बनाने को किसने कहा था? किसी भी कर्म की नहीं लग रही है ये। इन मर्दों को किसी चीज में गुजारा नहीं। मसाले वाली सब्जी बना लो तो 36 किस्म का मुंह बनाना है, गुड़ की सब्जी बना दी तो भी कोई गुजारा नहीं है। काशी भगवान के लिए मुझसे झगड़ा मत करो। मेरे लिए तुम आधे दर्जन केले मंगा दिया करो, मैं उसी से पेट भर के रोटी खा लूंगा। और अभी तो बाजार में हर ठेले पर मालदे आम बिक रहे हैं, कभी आम खरीद लाया करो। मैं तो आम रोटी शौक से खा लेता हूँ। अखिलेश भैया, बाजार में गर्मी के सीजन के ठंडे फल बड़े ही महंगे भाव बिक रहे हैं। दशहरी आम 200 रुपए किलो, मालदे उससे भी महंगी, अनार 400 रुपए के पार और केले 80 के दर्जन। फलों का इतना महंगा रेट सुनकर दोनों बाप बेटे का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, इन फल वालों ने लूट मचा दी है। अब इतनी बेजोड़ की गर्मी भी तो पड़ रही है कि ज्यादातर फल बागवानी में ही झुलस जा रहे हैं, तो फल तो महंगे बिकेंगे। हम जैसे गरीब परिवार के नसीब में ही फल खाना नहीं लिखा, बस रोटी भात खाकर गुजारा लिखा है। इसी तरह बेचारे गरीब परिवार वालों का गर्मी के मौसम में रूखा सूखा खाकर गुजर चल रहा था। वहीं मोटा सेठ फलों के बगीचे में गद्दी वाली कुर्सी पर फल खा रहा था। आज तो मस्त मजा आ गया फल खाकर। ये नारंगी कितना रस भरा है, और ये अंगूर चाशनी जितने मीठे हैं, वाह भाई वाह। तभी कड़कड़ाती गर्मी में एक कमजोर बुढ़िया, जिसका कुबड़ निकला था, वो आती है। सेठ, ओ सेठ, एक आधा फल दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारे बगीचे में बरकत देगा। मक्खी चूस सेठ बुढ़िया को दुत्कार देता है। अबे ओ कुबड़ बुढ़िया, चल खसक यहाँ से, भिखमंगिन कहीं की। अरे अम्मा, तुम ठीक तो हो?
अरे सेठ, इतने निर्दयी तो न बनो। इतना बड़ा फल का बागीचा है, एक दो फल दे दोगे तो क्या घट जाएगा। शंकर के ऐसा कहते सेठ उखड़ जाता है। ए, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझको आंखें दिखाता है? हाँ? अपने बगीचे से एक साबुत फल तो क्या एक फाड़ी भी नहीं दूंगा। अम्मा ऐसा करो, आप ये रोटी खा लो, आपका पेट भर जाएगा तो हमारा भी भर जाएगा। दोनों अपना निवाला बुढ़िया को खिला देते हैं। अब वो भूखी बुढ़िया हर दिन बगीचे में भोजन करने आती थी कि फिर एक दिन। नेहा, सौरभ, तुम दोनों का हाथ लाल क्यों पड़ा है? पिताजी, आज हमारी टीचर ने हमको स्केल से मारा था क्योंकि हम मिनी लंच ब्रेक के लिए फल लेके नहीं जाते। बाकी सब बच्चे फल वाला चाट बनाकर लाते हैं। पिताजी, टीचर ने कहा है अगर हम कल अपने टिफिन में फल लेकर नहीं गए तो वो हमें मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा कर देंगे। मुझे स्कूल नहीं जाना। गरीबी के कारण ऐसी दुर्दशा देखकर सबका दिल निकल आता है। अगले दिन दोनों बाप बेटे पेड़ से चूकर गिरे आमों को चुनने लगते हैं। अखिलेश, देख, ये आम और अमरूद तो गिरकर चिपक गए हैं, इसे घर ले चलते हैं। वैसे भी पिताजी, ये सेठ के काम के नहीं है। दोनों फल को भरने लगते हैं, तभी सेठ धमक जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों बाप बेटे इतने नमक हराम निकलोगे। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद काम पर मत आना। पर सेठ, हमारी बात तो सुनो। दोनों मुंह लटकाकर घर आते हैं जहाँ पूरा परिवार मकान के बाहर धूप में खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम सब इतनी धूप में बाहर क्यों खड़े हो? अजी, पिछले 2 महीने का किराया न भरने के चक्कर में मकानदार ने घर खाली करवा लिया। सारी मुसीबत एक साथ आनी थी। हमें भी मोटा सेठ ने काम से निकाल दिया है और हमारी तनख्वाह भी मार ली। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ लेके जाए तुम्हें? बेचारा गरीब परिवार भीषण गर्मी में दर दर भटकने लगता है। तभी सब लोग ठंडा बाजार से गुजरते हैं जहाँ ठंडे फलों की चाट, आम रस, फलों का शेक बिक रहा था। पिताजी, मुझे मौसमी का जूस पीना है, पिला दो ना। बेटा, पिताजी के पास पैसे नहीं। आंखों में आंसू और पैरों में छाले लिए सब एक अनोखे से फल वाले बागवानी में आते हैं। अरे क्षमा कीजिए, लेकिन केवल 1 लाख में मैं अपने बगीचे को नहीं बेच सकता। बड़ा घाटा खाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ मैं। बगीचे के मालिक को चिंता में देख पूरा परिवार वहाँ आता है। भाई साहब, क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे दरअसल मैं इस फल के बगीचे को बेचने के लिए शहर से आया था। जो इस बागवानी की रखवाली और सिंचाई करता था वो भी शहर बस गया और मैं बार बार आ और जा तो नहीं सकता हूँ। बीच मझधार में फंस गया हूँ। साहब, आप कहें तो मैं और मेरा परिवार इस फल की बाड़ी की देखरेख कर लेंगे। मालिक बागवान गरीब परिवार को सौंप कर चला जाता है। सारे पेड़ फल देने वाले थे लेकिन सब पर कीड़े लगे थे, काने फल उगते थे। तभी एक दिन पेड़ से अंगूर का गुच्छा टूट कर गिरता है जिसे पूरा परिवार खाने लगा था। तभी वही कुबड़ी आती है। अरे, तुम इस बगीचे में बस गए, थोड़े फल खिला दो, भूख लगी है। क्यों नहीं अम्मा, इसे आप खा लीजिए, मैं आपको चुनकर देती हूँ क्योंकि इसमें काने अंगूर भी हैं। अतः गरीबी में भी सविता आदर भाव से उन्हें फल चुनकर खिलाती है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। काशी, सविता, अथाह गरीबी में भी तुम्हारे घराने ने ईमान नहीं खोया बल्कि भूखे का पेट भरा। मांगो जो भी मनोरथ हो तुम्हारी। तभी टुकुर टुकुर देखते हुए सौरभ कहता है, धरती माता, हमारे पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। क्या आप हमको एक फल वाला घर दोगी जिसमें रसीले रसीले फल लगे हो और जो सबसे सुंदर हो जैसे कार्टून में होता है? अवश्य पुत्र। धरती माता की दाहिनी भुजा से एक सुनहरी रोशनी निकलती है जो कि पूरे फल के पेड़ों पर पड़ती है। देखते देखते सारे काने फल चमकदार रसीले ताजा फल में बदल जाते हैं और एक विशाल जादुई भिन्न भिन्न प्रकार के फलों वाला घर आ जाता है जिसे देख गरीब परिवार वाले फूले नहीं समाते। मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, कहीं पलक झपकते ही ये ख्वाब टूट ना जाए। काशी, मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आने वाली 3 पुश्तों को ये वरदान देती हूँ कि तुम इस फलों के जादुई बगीचे में फूलोगे, फलोगे और बढ़ोगे। तुम्हारे पेड़ों पर 12 मासा फल उगेंगे। इतने के साथ धरती माता गायब हो जाती हैं। काश इस जादुई फल वाले घर की तरह हम सबको पहनने के लिए नए नए कपड़े भी मिल जाते। पूनम जैसे ही इच्छा करती है, पलक झपकते पूरे परिवार के फटे जूते कपड़े जादुई फल वाले खूबसूरत कपड़ों में बदल जाते हैं। खाना मांगने पर सामने लजीज फल वाला खाना आ जाता है। सब खुशी से दावत खाते हैं और दोनों बाप बेटे
बाजार में जादुई फलों को सस्ते में बेचते हैं ताकि गरीब परिवार फल खरीद कर खा सके। इस तरह वह गरीब परिवार जादुई फल के बगीचे में बस जाता है। गाइस थोड़ा सा म्यूजिक और लाउड करो। अरे श्रुति, म्यूजिक तेज तो है, कितना तेज करवाएगी? चल दीदी, आज तो हमारा दिन है, ये हमारी कॉलेज फेयरवेल पार्टी है। यू आर राइट श्रुति। एनीवेज दिव्या, चलो चलकर कुछ खा पी लेते हैं। हाँ चलो कुछ खाते हैं, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। दिव्या ऐसे बोलकर उस लड़के के साथ काउंटर पर खाने पीने को आ गई। दिव्या एक MBA स्टूडेंट थी। उसकी आज ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर फेयरवेल पार्टी हो रही थी। सभी स्टूडेंट्स मजे ही कर रहे थे। दिव्या भी काउंटर पर फूड एंजॉय कर रही थी कि उसके एक दोस्त ने उसे ड्रिंक ऑफर की। ये लो दिव्या, चीयर्स। आज तो मैं दिव्या से अपने मन की बात कह दूंगा। जब उसे इस ड्रिंक में रिंग मिलेगी तो वो हैरान हो जाएगी। दिव्या का दोस्त उसे पसंद करता था। वो दिव्या की ड्रिंक में रिंग डालकर लाया था। दिव्या ने भी उसे ड्रिंक का गिलास ले लिया कि तभी ये क्या है? इस ड्रिंक से इतनी गंदी सी बदबू क्यों आ रही है? सुनो, मुझे सच सच बताओ कि इस ड्रिंक में क्या है? दिव्या शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं है, ये तो बस बियर है। बियर का नाम सुनते ही दिव्या का पारा हाई हो गया। और बियर? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बियर देने की? तुम चाहते थे कि मैं ये गंदी, ये बवाल पी लूं? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं इसे पीऊंगी? अरे दिव्या नहीं, वो मैं तो। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चल श्रुति, इन शराबियों की पार्टी में हम नहीं रहेंगे। दिव्या अपनी बहन का हाथ पकड़कर गुस्से में दनदनाती हुई अपने घर को लौट आई। घर आकर श्रुति ने देखा कि उसकी माँ दरवाजे से पंडित जी को विदा कर रही थी। माँ, ये पंडित जी यहाँ क्यों आए थे? अरे बेटा, इतनी जल्दी आ गई पार्टी से? कुछ नहीं, बस मैंने पंडित जी को तेरी तस्वीर दिखाई थी ना, तो वो तेरे लिए रिश्ते लाए थे। बोले एक रिश्ता गांव से है और दूसरा रिश्ता अमेरिका से, तो मैंने अमेरिका वाला रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। वाह दीदी, व्हाट अ गुड न्यूज। वैसे दीदी, आपका पारा क्यों चढ़ गया था पार्टी में? मेरा मतलब। चुप कर, वो पार्टी नहीं थी, जहन्नुम था, समझी? मैं नहीं जानती थी कि क्या हुआ है, लेकिन बेटा मैं बता दूं, 2 दिन बाद तुझे विदेश से वो लोग देखने आएंगे, तो तू तैयार रहना। श्रुति की बात सुनकर दिव्या बस मुस्कुरा दी। देखते ही देखते 2 दिन भी बीत गए और वो दिन भी आया जब दिव्या को विदेश से लड़के वाले देखने आए। विदेश से आने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न थे। होने वाली सास और ससुर मॉडर्न साड़ी और कोट पैंट में थे, तो वहीं होने वाली नंद शॉर्ट ड्रेस और पति महंगे सूट में था, और साथ ही हाथों में पर्स संभाले और आंखों पर गॉगल्स लगाई उन्होंने घर में पांव रखा। आइए जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे घर में, यहाँ बैठ जाइए। कुछ देर तो विमला ने ही बैठकर उन लोगों से बातें की। फिर उसने दिव्या को भी बुला लिया। दिव्या गुलाबी रंग की साड़ी में सादी सी उन लोगों के पास आई। दिव्या बेटा, जा अपने ससुराल वालों के लिए चाय ले आ। चाय? आंटी जी, आज की मॉडर्न वर्ल्ड में चाय वगैरह कौन पीता है? I mean, कॉकटेल वगैरह मंगवाइए ना। कॉकटेल? चुप कर राधिका, ये हमारा सादगी वाला भारत है, अमेरिका नहीं जो यहाँ कॉकटेल मिल जाए। बहन जी, इसकी बातों पर न जाना, आप चाय ही बनवा दो। गोपाल के कहने पर दिव्या चाय ही बनाने आ गई, लेकिन कॉकटेल वर्ल्ड उसके जहन में घूम रहा था, जिसकी वजह से उससे रहा नहीं गया और वो अकेले में अपनी माँ को बुलाकर पूछने लगी। माँ, कॉकटेल तो अल्कोहलिक होती है, आप कहीं किसी बेवड़े परिवार में मेरा रिश्ता न जोड़ देना। तू फिर से यही बातें करने लगी दिव्या। कुछ नहीं है, मैं बात कर लूंगी। विमला ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हो गई और जल्दी ही शादी की तारीख रखी गई। देखते ही देखते शादी का वक्त भी आ गया और दिव्या अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अब दिव्या को विदेश में आए हुए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और आज के दिन। लो, ये भी हो गया। अब एक बार माँ बाबा के कमरे में देखाती हूँ सब कुछ रखा हुआ भी है या नहीं, उसके बाद मैं भी जाकर आराम कर लूंगी। दिव्या ऐसे सोचती हुई अपने सास ससुर के कमरे की तरफ को जाने लगी। एक तरफ वो उनके कमरे की तरफ को बढ़ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ। गोपाल जी, जरा जल्दी कीजिए, और कितनी देर में आएंगे? आज पूरा 1 हफ्ता हो गया हमें ड्रिंक किए हुए, जल्दी से आइए। ला रहा हूँ हेमा, जरा सब्र रखो। दिव्या के ससुराल में सभी दारू के शौकीन थे। आज उसके सास ससुर ड्रिंक करने को सोच रहे थे। वो दिव्या को ये सच नहीं बताना चाहते थे, जिसकी वजह से वो देर रात अपने कमरे में ड्रिंक करते। दारू के लिए उन्होंने हाथों में गिलास लिए हुए थे और वो गिलास में दारू पलट ही रहे थे जो कमरे में दिव्या आ गई। माँ, बाबा, वो मैं आपसे। हे भगवान, ये लोग तो क्या दारू पी रहे हैं?
बहू बोल कैसे आए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं है, मैं जा रही हूँ। दिव्या घबराती सी अपने कमरे में आ गई। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं। ये तो मेरे सास ससुर ही हैं, कम से कम मेरे पति तो इस सब से दूर ही हैं। दिव्या ने ऐसे सोचकर अपना मन बहला लिया तो वहीं दूसरी तरफ अजी, हमने कितना छिपाना चाहा, लेकिन बहू के सामने ये राज खुल ही गया कि हम पूरा परिवार दारू का शौकीन है। चल यार, कुछ पता नहीं चला है बहू को, तुम ड्रिंक करो। गोपाल और हेमा ने शराब पी ली, जिसके बाद नशे में वो अजीब अजीब आवाजें निकालकर नाचने लगे। वहीं उनकी आवाजें सुनकर दिव्या कमरे में डर रही थी, लेकिन उसने इस बात को बस नजरअंदाज किया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद वैसे राधिका, कभी खुशी कभी गम भी मेरी मनपसंद फिल्म है। राधिका, राधिका। हाँ, भाभी सही कहा। तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो राधिका? तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हे भगवान, राधिका के मुंह से ये गंदी सी बदबू, ये अपनी बोतल में क्या पी रही है? दिव्या ने ऐसे बोलकर राधिका के पास रखी हुई उसकी बोतल को उठाया और सूंघा। हे भगवान, ये तो दारू है। राधिका भी ड्रिंक करती है? भाभी, तुम भी पियो, अच्छी है। चुप करो राधिका। हे भगवान। राधिका अपने घर के सोफे पर ही नशे में धुत होकर सो गई। दिव्या उसे नशा करता देख हैरान थी, लेकिन अभी भी उसे ऐसा करने की अपने पति से उम्मीद नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। दिव्या अपने परिवार वालों की नशा करने से वाकिफ थी, लेकिन वो अपने पति ओम को इस सब से दूर ही समझती थी। ऐसे ही आज वो अपने पति का काम से लौटने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, कब आएंगे ओम जी? हेलो ओम जी, कहाँ हो? काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? मैं कब से आपकी राह देख रही हूँ। राधिका, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम बताओ, क्या तुम रेडी हो? क्यों? अरे वो मेरे फ्रेंड्स और उनकी वाइफ्स, हम सभी साथ ही हैं, बस तुम्हारी कमी है। अगर तुम प्रेजेंटेबल हो तो तुम भी आ जाओ, दिव्या, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा। क्या? जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। दिव्या ने ओम से उसका पता पूछा और वो उसकी बताई हुई जगह जाने को निकल गई। एक तरफ वो ओम की तरफ बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ ओम अपने दोस्तों में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, और उसे ऐसा करते हुए दिव्या ने भी देख लिया। चीयर्स गाइस, और पियो, यही तो जीने के दिन है। ओम जी, आप दारू? अरे दिव्या, तुम दारू? धोखा। ओम जी, आप भी पीते हैं? दिव्या, मेरी बात। चुप रहो, धोखेबाज, बेवड़ी, नशेड़ी। पूरा खानदान नशेड़ी निकला। मुझसे धोखे से शादी की थी ना तुमने? बोलो, धोखेबाज, पियक्कड़ इंसान। दिव्या ऐसे ही ओम पर चढ़ाई करने लगी, जिसकी वजह से ओम के दोस्त उसके ऊपर हंसने लगे। ओम से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने दिव्या को शांत करने को उसको इतना तेज थप्पड़ मारा कि वो बेहोश हो गई। Mr. Om, your wife has suffered a severe mental shock, and hence it will take time for her to regain consciousness. By the way, let me tell you, she is going to become a mother. क्या? दिव्या मां बनने वाली है और मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया? So sad. वैसे भाई, भाभी दारू से इतना छेड़ती क्यों है? पता नहीं। ओम ने अभी ऐसे बोला ही था कि उसे पीछे से आवाज आई। मैं बताती हूँ कि मेरी बेटी इतना क्यों चिढ़ती है। समधन जी, जरा दामाद जी को फोन देना। विमला हेमा से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। हेमा ने ओम के हाथ में फोन दे दिया और तब विमला ने उसे राज बताया। दामाद जी, मेरी बेटी बड़े नाजुक दौर से गुजरी है। इसके बाबा शराब के धत्ती थे। पता है, हमारा काम कारोबार सब अच्छा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि किसी कमबख्त ने दिव्या के बाबा को शराब की लत लगा दी। वो लत पहले तो कम थी, लेकिन वो फिर इतनी बढ़ गई कि अपने हाथों से इसके बाबा ने सब कुछ अपने हाथों से ही खत्म कर डाला। न घर के रहे न घाट के, और माँ बेटियों को मुश्किल वक्त में छोड़कर वो खुद भगवान को प्यारे हो गए। विमला ने दिव्या के दारू से लत के बारे में जब उसके ससुराल वालों को बताया तो उन सभी को एहसास हुआ, लेकिन उससे ज्यादा एहसास ओम को हो रहा था। जब दिव्या को होश आया तो उसने उससे माफी मांग ली और फिर कभी दारू न पीने की कसम खाई। दारू पीना सेहत और परिवार दोनों के लिए ही हानिकारक होता है।